देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ को नापने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज करते हैं, कैसे कैसे लेंथ को नापेंगे, वो चीज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ नापने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से उससे डायरेक्टली नाप लिया। ठीक है, कोई फॉर्मूला कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से नाप लिया। जैसे कि अपना सिंपल स्केल रहता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे इतनी लंबाई नापनी है, ठीक है, और मिसाल के तौर पे इतनी लंबाई नापने के लिए मान लेते हैं कि ये स्केल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे रख के और नाप लूंगा, बता दूंगा भाई ये 5 इंच की है, 2 इंच की है, 4 इंच की है, जो भी होगी मैं स्केल से बता सकता हूँ इजीली। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के जो है 3 तरीके से नाप सकते हैं हम। एक तो नाप सकते हैं सिंपली मीटर स्केल से, जो आपका सिंपल स्केल आता है उससे नाप सकते हैं। दूसरा है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है बताऊंगा मैं आपको भी थोड़ी देर में। और थर्ड है स्क्रू गेज। ठीक है, और एक और होता है स्फेरोमीटर। ठीक है, हम इन सब से जो है लंबाई वगैरह नाप सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मीटर स्केल तो आपको पता ही है, सिंपल आपका स्केल है। वर्नियर कैलिपर एक और इंस्ट्रूमेंट है। स्केल से क्या है, हम ज्यादा छोटी दूरियां नहीं नाप सकते, बड़ी दूरियां तो नाप सकते हैं, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी चौड़ाई हैं, छोटे। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन कोई पेज है, सपोज ये कॉपी है और इस कॉपी का ये एक पेज है। अब आपको इस पेज की चौड़ाई नापनी है, मोटाई नापनी है, तो आप ये नहीं नाप पाओगे सही से। ठीक है, इसको नापने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी दूसरे डिवाइस की। स्केल से तो हम नहीं नाप पाएंगे, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, या फिर कोई एक बोतल है, ठीक है, सपोज इस बोतल की मुझे डायमीटर नापनी हो। ठीक है, तो अब इसकी डायमीटर में स्केल से कैसे नापूंगा, यूं रख रख के ऐसे नापूंगा, सही से नापने में नहीं आएगी तब भी। ठीक है, अगर डायमीटर की बात करें तो सही से हम स्केल से तो नहीं नाप सकते। ठीक है, तो वो उन सब के लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। डायमीटर हो गया, चाहे इनर डायमीटर हो चाहे आउटर डायमीटर हो। ठीक है, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर आप समझते हो। ये इनर डायमीटर तो क्या हो गई, इसके अंदर वाले पार्ट की। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल ये एक गिलास है मेरे सामने। ठीक है, तो इस गिलास के अंदर की जो डायमीटर है, ये अंदर वाली जो डायमीटर है, ये कहलाएगी इनर डायमीटर। और ये जो बाहर वाली दिख रही है डायमीटर, ये कहलाएगी आपकी आउटर डायमीटर। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो एक तो हो गया आपकी इनर डायमीटर। आउटर डायमीटर को किससे नापेंगे, वर्नियर कैलिपर से। और इसकी डेप्थ भी नाप सकते हैं अपन वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, वर्नियर कैलिपर 3 काम करता है। ठीक है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता दूं, वर्नियर कैलिपर क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल होता है इसका बकायदा। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को आपको स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका मैं किसी और दिन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मेरे हाथ में एपरेटस होगा। अभी एपरेटस नहीं है, इसलिए मैं इसको यही होल्ड रखूंगा, बस आपको समझा रहा हूँ मोटे मोटे तौर पे कि ये क्या क्या कर सकता है। डायमीटर नाप सकता है, अंदर की बाहर की, और डेप्थ नाप सकता है। आप स्केल से डायमीटर नहीं नाप सकते, बता दूं मैं आपको पक्का। ठीक है, और स्केल से सिंपल नॉर्मल दूरियां नाप सकते हो, और वर्नियर कैलिपर से डायमीटर वगैरह भी नाप सकते हो, और छोटी दूरियां भी नाप सकते हैं। छोटी दूरियां जो होती है ना, वो भी हम मेजर कर सकते हैं, जो स्केल से नहीं की जा सकती आसानी से। ठीक है, और लास्ट है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज और छोटी दूरियों को नापने के लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। और छोटी दूरी वर्नियर कैलिपर जिनको मेजर नहीं कर पाता, उससे ज्यादा छोटी दूरियों को हम किससे नापते हैं, स्क्रू गेज से नापते हैं। ठीक है, और एक स्फेरोमीटर और होता है। तो ये सब आपके प्रैक्टिकल है एक्चुअल में। ठीक है, और ये जब तक आप डिवाइस नहीं देखोगे उसकी वर्किंग आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं किसी दिन अलग से आपको ये सब समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी तो इनको होल्ड पे रखो। ठीक है, अब चलते हैं अपन इनडायरेक्ट मेथड में। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके भी तीन तरीके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, 2-3 तरीके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ में आएगा, और आप जानते भी हो पहले से, 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, यहां एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, सपोज। ठीक है, ये हाइट h है, ये डिस्टेंस x है, ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, समझ लो बात को आप। तो अगर आपको ये हाइट नापनी है और आपको ये डिस्टेंस पता है, तो आप सिंपली क्या लगाओगे, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस कितना है, x। तो h बराबर कितना आ जाएगा, x tan थीटा। खत्म बात। ये तरीका आप बहुत पहले से जानते हो, कोई बड़ी बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां तक तो एक चीज हमें समझ में आ गई है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड मेथड। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड है वो कैसा होता है, ध्यान देना।
हम दो अलग अलग लोकेशन से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मतलब हम ये हाइट निकालेंगे, ठीक है, दो अलग अलग डिस्टेंसेस से लेंगे हम, ठीक है। ध्यान देना किस तरीके से। सपोज मान लो ये वही हाइट h है और आप इससे कितनी दूरी पर हो, x दूरी पर हो, ठीक है, और कितना एंगल बन रहा है ये θ1, ठीक है। अब इससे मान लो एक और दूरी पर l दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी मान लेते हैं अपन, l, ठीक है, और यहां से भी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, θ2। समझ में आ गई बात, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी ले देगी यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दो, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ नहीं कॉट थीटा लगा दो, ठीक है, कॉट θ1, तो कॉट थीटा क्या होगा, tan का उल्टा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ करता था tan थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ गए बात को। तो यहां पर मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगाता हूं, तो बेस कितना है फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर, θ1 इस वाले ट्राइंगल के अंदर ही तो है, तो यहाँ आएगा x/h, ठीक है, और लगाता हूं cot θ2, ठीक है, तो cot θ2 में यानी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, तो इसका बेस कितना है x प्लस l और ये कितना है h। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना क्या है, h निकालना, तो मैं चाहूं तो इससे भी निकाल सकता हूं, इससे भी निकाल सकता हूं, लेकिन मान लो आपको सपोज ये दूरियां नहीं दे रखी हो, तो फिर आप कैसे निकालोगे, फिर आपको सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास इसके लिए अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूं। मैं इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, इसको नाम दे दो आप 1 और इसको नाम दे दो 2, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा, अभी मैं इसको आपको फील करूंगा, ठीक है, यहां पर लिखूंगा cot θ2 माइनस cot θ1, ये क्या है, इसके किसके मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो अब सेकंड इक्वेशन ये रही, सब्सट्रेट कर देते हैं, इधर क्या था x प्लस एल अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच, ठीक है। मैं इसको क्या लिख दूंगा, x/h प्लस l/h माइनस x/h, तो x/h से x/h कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, सॉल्व होकर आएगा cot θ2 माइनस cot θ1 इक्वल्स टू l/h, ठीक है, ये आपके पास सॉल्व होकर आएगा। अब आप यहां से h निकाल सकते हो, ठीक है, h कैसे निकाल सकते हो, यहां से इस h को इधर ले आओ और इसको नीचे ले आओ, ठीक है। अब सवाल कैसे आएगा इसका ध्यान समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे सामने एक जो है पिलर लगा हुआ है, ठीक है, सामने एक पिलर है मेरे सामने, ठीक है। अब मैं उस पिलर को देख रहा हूँ यहाँ से खड़े होकर, अब ये दूरी मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर हूँ उस पिलर से, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैंने क्या करा, क्वेश्चन मान लो इस तरीके से देता है कि मैं पिलर जो मेरी प्रेजेंट लोकेशन थी, फर्स्ट लोकेशन थी, उससे मान लो मैं 2 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर में दूर हट गया, ठीक है, चलो 20 सेंटीमीटर में दूर आ गया या 2 फुट में दूर आ गया, ठीक है। तो 2 फुट दूर आ गया, मेरी वो लोकेशन दे दी, तो बताओ इसकी हाइट कितनी होगी, इस पिलर की हाइट कितनी होगी, तो मुझे क्या दे दिया, एल दे दिया, ठीक है। अब एक तो एंगल आपको गिवन होंगे, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे जो था मैं वो वाला एंगल आपको गिवन होगा, सेकंड पोजीशन पे जो मैं था वो वाला एंगल गिवन होगा, और ये जितना में शिफ्ट हुआ वो लेंथ गिवन होगी। शुरू में आप उस पिलर से कितनी दूरी पे खड़े हुए थे वो नहीं होगा, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 10th में बहुत करेंगे आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ ऐसे ही हो, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो बस एक याद दिलाने के लिए, क्योंकि बेसिक चैप्टर है ये, सेकंड चैप्टर, तो थोड़ा आप लोग को तरोताजा हो जाओ, ठीक है। जो असली इसकी जो डिमांड है इस चैप्टर की, या जो इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा वो है डायमेंशन और एरर, ठीक है, और उसी से सवाल आते हैं। सवाल इनसे भी आ रखे हैं, छोटे मोटे सवाल आ रखे हैं, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से, जेई मेन के अंदर, जेई एडवांस के अंदर, और नीट में सवाल पूछ रखे हैं, बिल्कुल 2-3 सवाल आ रखे हैं, ठीक है। तो वो भी आपको क्लियर होंगे, उसकी चिंता मत करो, जब ये पढ़ूंगा तब अच्छे से क्लियर होंगे, लेकिन एपरेटस होना जरूरी है मेरे हाथ में, तभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, नहीं तो यूं समझूंगा तो बहुत टाइम जाएगा समझने में और फिर आपको फील भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो जल्दी से आप इतना लिख लो। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ, सेकंड मेथड पे बेस्ड, आसान सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, ध्यान से सुनना आप क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन डायग्राम द्वारा ही दे रहा हूं,
मैं उसकी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड मेथड पे बेस्ड है, इसलिए सेकंड मेथड में इरेज नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, ये क्या है, टावर, ठीक है, और इनिशियली यहाँ सन मौजूद है, ठीक है, इधर यहाँ सन मौजूद है, ये सन, इसकी सन की फर्स्ट लोकेशन है, ठीक है। तो सन से रेज आएंगी, समझ रहे हो बात को आप, सन से रेज आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, ये रेज आएंगी, ठीक है। और जब रेज यहां पर इस तरीके से आएंगी तो यहां इस जगह क्या बनेगा, इस टावर का शेडो, ठीक है, ये क्या बन रहा है, इसका शेडो, ठीक है। तो फर्स्ट लोकेशन पे जब सन मौजूद था तो कितना एंगल था इसका, सपोज हम मान लेते हैं 60 डिग्री एंगल का, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सन क्या हुआ, इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो जब सन यहां आएगा सेकंड पोजीशन पे इस जगह, ठीक है, ये रही सेकंड पोजीशन, तो जो शेडो है टावर की वो बड़ी हो गई, ठीक है। जैसे सेकंड पोजीशन पर आया तो शेडो बड़ी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा, जब आप ट्यूबलाइट के बिल्कुल नीचे खड़े रहते हो तो आपकी जो शेडो बनती है छोटी बनती है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और जैसे जैसे आप ट्यूबलाइट से आगे बढ़ोगे तो आपकी शेडो बड़ी बनेगी। ट्यूबलाइट हो या रोड लाइट में अक्सर देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है, बिल्कुल रोड लाइट के नीचे खड़े हैं, लाइट आपकी परछाई छोटी बनेगी, बिल्कुल छोटी सी शेडो बनेगी, ठीक है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी शेडो बड़ी बनने लग जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जो है ना, जो रेज आ रही है वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, रेज जो आपके ऊपर से जा रही है ना, उसका लगातार एंगल चेंज हो रहा है यदि आप बढ़ रहे हो तो। अब यहाँ पर तो ये टावर तो अपनी जगह रुका हुआ है, ठीक है। अब जो आप लोग को मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि ट्यूबलाइट लगी रहती है या रोड लाइट लगी रहती है और आप लोग चलते रहते हो, तो उसमें तो आप मूव कर रहे हो, उस वजह से एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टावर तो मूव नहीं करेगा, यहाँ पर तो सन मूव कर रहा है, ठीक है, सन मूव कर रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, शेडो में चेंज आ रहा है, ठीक है। और ये एंगल कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया, ठीक है। और बोला गया है कि जो शेडो पहले जो फर्स्ट पोजीशन पे शेडो बन रही थी, फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे जो शेडो बन रही है उसमें कितना डिफरेंस है, 50 मीटर का, ठीक है। यानी फर्स्ट पोजीशन जब यहाँ थी तो इस जगह बन रहा था 60 डिग्री एंगल, तो यहां से जब ये नीचे आया तो जो शेडो है टावर की यहां तक बनने लगी, ठीक है, सेकंड पोजीशन तक। तो ये कितना डिफरेंस आया, ये 50 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है। तो करिए जल्दी से सॉल्व आप लोग। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने कर ही लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी कर देता हूं, देख लीजिए जिनका नहीं आया है, जिनका आ भी गया वो क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। मान लेते हैं हम टावर की हाइट कितनी है, h, टावर की जो हाइट है वो कितनी है, h, ठीक है। तो वैसे तो हमारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम फॉर्मूले से 2 मिनट में काम तमाम कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो कर लो, नहीं तो मैं तो जैसा तरीका था उस तरीके से चलूंगा, ठीक है। तो हम कॉट पहले इसके अंदर कॉट लगाएंगे, इस दूरी के अंदर, ये दूरी में मान लेता हूँ कितनी है, x, ठीक है। तो कॉट 60 बराबर कितना होगा, x बाय h, ठीक है। कॉट 60 बराबर x बाय h, तो कॉट 60 की जगह कितना लिख दूंगा मैं, कितना होगा कॉट 60, 1/√3, ठीक है, इक्वल्स टू यहां कितना आएगा अपने पास, x बाय h, ठीक है। समझ गए बात को। फिर मैं लगाऊंगा कोट 30, ये वाला ट्राइंगल, तो यहां कितना आएगा, x प्लस h, सॉरी x प्लस 50, भाई बेस आएगा ना यहां से लेके यहां तक, तो ये दूरी x मान ली थी मैंने, ठीक है, और ये 50 थे तो x प्लस 50, और ये वाली हाइट में कितना लिख दूंगा, h, तो यहां कितना आएगा आपके पास, √3, ठीक है, इक्वल्स टू x बाय h प्लस 50 बाय h लिख दूंगा। अब कुछ नहीं करना, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकेंड -1, बिल्कुल यही चीज है। मैं चाहता हूं तो डायरेक्टली रख सकता हूं, ठीक है, लेकिन बेटा आप लोग ध्यान रखना, फॉर्मूला रटने के बजाय बेहतर है आप मेथड के ऊपर जाओ जो आप लोगों ने सीखा है। तो मैं मेथड से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कंफर्म है 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन ये मेथड जरूर याद रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो वो मेथड आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेकेंड -1 करेंगे तो ये क्या आएगा, √3 - 1/√3, ठीक है।
और यहाँ x बाय एच, ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, कट जाएगा तो बचेगा 50 बाय एच। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ नीचे √3 आएगा, यहाँ डिवाइड में 1 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 50 अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h इक्वल्स टू एक्चुअल में आएगा 50 √3 बाय 2, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसको इससे काट दो तो आएगा 25 √3 मीटर। ठीक है, मीटर लिखना जरूरी है, यदि आप मीटर नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी है मैंने। ठीक है, चलिए लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब इनडायरेक्ट मेथड में हम थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड मेथड है आपका पैरेलैक्स मेथड। अब ये जो पैरेलैक्स मेथड है ये हमें समझना है क्या होता है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो पहले तो आप इसके बारे में थोड़ा सा परिभाषा लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या है ये। ठीक है, जल्दी से लिखिए परिभाषा। पैरेलैक्स is the apparent shift. Parallax is the apparent shift in the position of an object. In the position of an object with respect to another. With respect to another. When we shift our eyes sideways, when we shift our eyes sideways। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या है। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, हम कभी भी कोई भी चीज देखते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, आप ऐसा इमेजिन करो कि मेरे सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर इस आंख से देखूंगा तो मुझे ये थोड़ा एक दिखेगा, एक पोजीशन से दिखेगा, मतलब अभी कौन सी आई से दिख रहा है। अगर मैं राइट आई मेरी ढक लेता हूं, ठीक है, या राइट आई में बंद कर लेता हूं तो किससे दिख रहा है, लेफ्ट आई से नजर आएगा मुझे। किससे आएगा, लेफ्ट आई से नजर आएगा। ठीक है, तो मैंने ये बंद कर लिया और लेफ्ट आई से मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, एंगल वगैरह नाप लिया इसका। ठीक है, ये दूरी मुझे मेजर करनी है, मुझे आंख से लेके यहाँ तक की दूरी मेजर करनी है। समझ रहे हो बात को, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। मुझे ये जो बॉटल है, इस बॉटल से लेकर मेरे आंख तक की दूरी मेजर करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, पैरेलैक्स मेथड के द्वारा, वो समझा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आंख बंद करूंगा। ठीक है, ये वाली राइट वाली, और जो भी एंगल बन रहा होगा मेरी इस लेफ्ट आई से इसके ऊपर, वो एंगल मेजर कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मेरी ये वाली आंख को बंद करूंगा। ठीक है, लेफ्ट वाली आई को, और फिर मैं क्या करूंगा, राइट वाली आई से देखूंगा और जो भी एंगल बन रहा होगा वो एंगल मैं बना लूंगा इससे। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, और फिर इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, पैरेलैक्स। ठीक है, अब आप लोगों ने सोचा होगा कि ये इस तरीके से आपने रख दिया और रख के यूं एक आंख से देख लिया और इस आंख से देख लिया, दोनों से तो एक ही चीज दिखेगी। बिल्कुल एक ही चीज दिखेगी, लेकिन थोड़ा सा इसकी पोजीशन में अंतर नजर आएगा। आप करके देखना इस तरीके से, आप आपकी बुक के ऊपर या कॉपी के ऊपर पेन को इस तरीके से रखो। ठीक है, पेन को इस तरीके से रखो और एक आंख बंद करके देखो, पहले ये वाली आंख बंद करना। ठीक है, इससे देखो और फिर ये वाली आंख बंद करना, थोड़ा सा पोजीशन में चेंज नजर आएगा, हल्का फुल्का मामूली सा आपको अलग दिखेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, वो अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पोजीशन चेंज हो रही है तो अलग तो दिखेगा ही। अभी आप इस पोजीशन से देख रहे हो, फिर इस पोजीशन से देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो फर्क दिखेगा ही। ठीक है, तो ये तो एक समझाने का तरीका है, लेकिन इसे एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन ये पैरेलैक्स समझाने का तरीका है कि एक आंख से देखेंगे तो इसकी पोजीशन अलग, इससे देखेंगे तो अलग। ठीक है, और फिर हम इससे क्या करते हैं, एंगल कैलकुलेट करते हैं, फिर लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जो मैंने आपको लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, फिर लेंथ का मैं असली फंडा समझाऊंगा। ठीक है, वो क्या है, ध्यान देना। मान लेते हैं यहाँ पर ये आपकी एक आंख है, ठीक है, और ये आपकी दूसरी आंख है। ठीक है, ये लेफ्ट आई और ये राइट है। ठीक है, और आप यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको देख रहे हो। पहले आपने इसको ढक लिया तो ये दूरी मिल गई। ठीक है, फिर आपने इसको ढक लिया तो ये दूरी मिल गई। ठीक है, समझ रहे हो बात को। और ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। और आपके आंखों के बीच की दूरी को हम कह देते हैं बी। आंखों के बीच की दूरी को क्या कह देते हैं हम,
बी, ठीक है। और ये वाली जो दूरी है इसे हम कह देते हैं एस, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं हम, एस, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया था, पार्सेक भी पढ़ाया था, उसके अंदर भी मैंने कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाया था। पता है अब हम क्या करेंगे, अब हमारी स्टेप, अगली स्टेप ये होगी, अब ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया वैसे तो, लेकिन मैं आपको समझा दूं, अगली स्टेप ये होगी कि हम इसको किसका क्या मानेंगे, एक सर्किल का पार्ट मानेंगे। इसको क्या करेंगे हम, एक सर्किल का पार्ट मानेंगे। किसका पार्ट, एक सर्किल का। ये जो आपको दिख रहा है ना ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम एक सर्किल का पार्ट मानकर एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस लिखेंगे, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया थीटा, आर्क कितना है बी, और रेडियस कितना है एस, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा बी बाय थीटा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये एस दूरी फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। और जो ये बी है, ये बी क्या है, आपके आंखों के बीच की दूरी, ठीक है। इसे कहते हैं बेसिस, बी को क्या कहते हैं, बेसिस, ठीक है। अब ये तो अभी मैंने बहुत छोटा सा, बहुत छोटी सी चीज समझी है, ठीक है। अब हम एक्चुअल बड़ी डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, मैंने हेडिंग लिखवा रखी है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ में बड़ी डिस्टेंस अगर मुझे नापनी हो तो वो मैं बड़ी डिस्टेंस कैसे नापूंगा, मतलब अर्थ से लेके मून तक की डिस्टेंस, यही अर्थ पे बैठे बैठे कैसे नापूंगा, तो उसका तरीका होता है। क्या तरीका है मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो आप लोग ये लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिख लेना कि हम इस आर्क को, इस ट्राइंगल को क्या मानेंगे, एक सर्किल का भाग मानेंगे, और उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अर्थ से लेके मून तक की डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, उसका तरीका मैं आप लोग को सिंपली बता देता हूं। देखो ध्यान देना, मान लेते हैं यहाँ पर साइड में बना रहा हूं, ये क्या है मून, ठीक है, और ये यहां पर क्या है, ये है अर्थ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन लेंगे। जैसे अब यहाँ तो एक पोजीशन हमारी एक आंख से देख रहे थे और दूसरी पोजीशन हमारी राइट आंख से देख रहे थे, ठीक है। एक बार इसको बंद करके देख रहे थे, एक बार इसको बंद करके देख रहे थे, थोड़ा सा फर्क दिख रहा था। लेकिन अब हम डिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो अगर मैं यहाँ पर खड़े होके चांद को एक आंख बंद करके और दूसरी आंख बंद करके देखूं ना, सेम ही दिखेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। ये पेन की डिस्टेंस पास थी इसलिए मुझे थोड़ा सा पोजीशन में अंतर दिख रहा था, लेकिन मून बहुत दूर है इसलिए उसकी जो है डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अगर मैं इस आंख से देखूं और इस आंख से देखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, दोनों आंखों से सेम जगह दिखेगा, चाहे बंद करके देखो एक आंख को या खोल के देखो दोनों को, ठीक है, दोनों से सेम दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग पोजीशन लेंगे, दो अलग अलग जगहों से देखेंगे उसको, ठीक है। तो एक जगह में मान लेता हूं ये, ठीक है, यहां से इसको देखूंगा, समझ रहे हो बात को, यहां से देख लूंगा, और एक पोजीशन ले लेता हूं मैं ये, ठीक है, एक बार मैं यहां से देखूंगा, और ये दूरी कितनी हो गई आपकी, एस हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर से वर्टिकल एंगल मेजर कर लूंगा, ठीक है। सपोज मैं नाम देता हूं φ1 या θ1 नाम दे दो इसको, कितना नाम दे दो, θ1, ठीक है। और यहां से भी वर्टिकल एंगल मेजर कर लूंगा, इसे कह देंगे अपन θ2। समझ में आ गई बात। अब ध्यान देना, अगर ये θ1 है तो मैं यहां पर लाइन डाल के क्या इसे θ1 कह सकता हूं क्या, बिल्कुल कह सकता हूं इसे θ1, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहे, ठीक है। ऐसे ये θ2 है तो इसको भी मैं क्या कह सकता हूं, θ2 कह सकता हूं, ठीक है। और टोटल को मैं क्या कह दूंगा, थीटा, ठीक है। और थीटा बराबर किसके होगा, θ1 प्लस θ2 के होगा। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। सिंपल सी चीज है भाई, ये वाला एंगल θ1 है, मैंने लाइन खींच के यहाँ पर बोल दिया कि ये θ1 हो गया, ये θ2 है, ये θ2 हो गया, और दोनों को मैंने मिक्स करके बोल दिया थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपकी पोजीशन से अलग अलग, ये पोजीशन 1 और पोजीशन 2, ये पोजीशन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, बेसिस। जैसा कि मैंने अभी बताया, दोनों के आंख के बीच की दूरी बेसिस थी। अब यहाँ आप अलग अलग लोकेशन से देख रहे हो, तो अब यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। समझ रहे हो बात को, तो ये आ गया बेसिस। अब आपको क्या निकालना है, वही एस निकालना है। तो आप इस पूरे पार्ट को क्या मानोगे, एक सर्किल का भाग मानोगे। क्या मानोगे, एक सर्किल का हिस्सा मानोगे। और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, यही एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा, θ1 प्लस θ2 था, जिसको हम डायरेक्टली थीटा लिख रहे हैं। आर्क कितना है आपका, आर्क है बी, ठीक है। और रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, एस। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, बी बाय थीटा। निकल गई डिस्टेंस मून तक की। समझ में आ गई बात। बस अब आपको ये काम जरूर आना चाहिए कि आप एंगल कैसे नापोगे। यदि ये एंगल और ये डिस्टेंस आपको याद रहे, मिसाल के तौर पे मैं यहां पर हूं, ठीक है, यहां से मैंने मून देखा, दिख गया। अब यहां से मैं चला 10 किलोमीटर दूर, ठीक है, और फिर वहां से मैंने मून देखा, तो बेसिस तो मेरा कितना हो गया, 10 किलोमीटर, ठीक है, सीधा सीधा 10 किलोमीटर हो गया मेरा बेसिस, ठीक है। अब
मुझे एंगल नापना आना चाहिए कि मैं यहां से खड़े होकर कितने एंगल पे गर्दन घुमाकर और ऐसे मैं देख रहा हूं, तो लगभग आइडिया लग जाएगा कि वर्टिकल तो ये हो गया और मैं इस एंगल पे देख रहा हूं, तो ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसके लिए एपरेटस भी होते हैं जिससे अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई, ये आपको आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ये मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर मैं आपसे बोलूं ना तो बहुत सिंपल सा फंडा है। एक तो ये एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ध्यान रखना। ठीक है, हम ले देके उसमें क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे कैसे भी। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस नापने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। बना दिया ट्राइंगल, उसके बाद हम उस ट्राइंगल को किसका भाग मानेंगे, सर्किल का भाग मानेंगे और एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस लगाएंगे। लास्ट डिस्टेंसेस में यही होता है अमूमन, 95% यही काम मिलेगा आपको। ठीक है, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, कहीं पर भी कुछ भी आएगा तो आप लोग ये बात दिमाग में फीड रखना, लार्ज डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये करेंगे। जैसे आप लोग 12th में जब जाओगे तो आपके एक चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, उस रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है टेलीस्कोप। ठीक है, अब टेलीस्कोप से हम मून देख रहे हैं या सन देख रहे हैं या कुछ भी प्लैनेट देख रहे हैं, तो उस प्लैनेट की डायमीटर कितनी है, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, और ट्राइंगल बनाकर उस ट्राइंगल को किसका भाग मान लेंगे, इसका सर्किल का भाग मान के निकाल देंगे। ठीक है, और भी मेथड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, इतना लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब ध्यान दीजिए, ये पैरेलैक्स मेथड का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने आपको बताया एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस वाला जो चीज मैंने लगाने के लिए आपको समझाई, यही चीज पर बेस्ड और भी चीजें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्या है देखो। ठीक है, डिस्टेंस नापने का एक तरीका और है, वो क्या है तरीका, ध्यान देना। मिसाल के तौर पे ये अर्थ है। ठीक है, और हम नापना चाहते हैं मून, ये रहा मून, इस मून की डायमीटर नापना चाहते हैं हम। क्या चाहते हैं, इस मून की डायमीटर, तो ये रही इसकी डायमीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक इस पोजीशन से लूंगा, एक साइड से डिस्टेंस और ये दूसरे साइड से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, ट्राइंगल, और ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये क्या है, डायमीटर डी, और ये डिस्टेंस कितनी है, एस। समझ रहे हो आप बात को, डायमीटर डी। ठीक है, ये वाला काम मैं करूंगा। भाई ये मून है, इसकी एक पोजीशन को मैंने यहीं से देखा, अब मैं यहां से मेरी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, बार बार मैं पोजीशन चेंज नहीं कर रहा इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा हूं, एक ही जगह से मून का एक किनारा देख रहा हूं और दूसरी जगह से उसी जगह से मून का दूसरा किनारा देख रहा हूं। ठीक है, और दोनों किनारों का जो एंगल है देखने वाला, वो एंगल में नाप रहा हूं। ठीक है, और ये डिस्टेंस तो मैं पता कर ही लूंगा इस मेथड से। भाई इस मेथड से ये एस डिस्टेंस तो मैं पता कर ही लूंगा। अब मुझे निकालना क्या है, डी निकालना है। ठीक है, यानी डायमीटर निकालना है। तो वही चीज इसे भी मैं क्या मानूंगा, एक सर्किल का भाग मानूंगा इस डायमीटर को भी। ठीक है, और क्या कह दूंगा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा, आर्क कितना है, आर्क यहाँ पर है डायमीटर डी। ठीक है, और रेडियस कितना है, एस, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस थीटा। ठीक है, और इस एंगल, इस मेथड से आप सन का, मून का, किसी भी प्लैनेट का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, भाई कैसे नापोगे, आपने देखा यहाँ से किसी भी सैटेलाइट को, मान लो किसी टेलीस्कोप किसी भी चीज के द्वारा देखा। ठीक है, सैटेलाइट को देखा, प्लैनेट को देखा, सन को देखा, किसी भी एक लोकेशन देख ली, फिर दूसरी लोकेशन देखने के लिए आपने इसको यूं ऐसे करके घुमाओगे। आप समझ रहे हो बात को, भाई यूं देखा आपने एक तरफ और फिर यूं करके आप यूं घुमाओगे, तो ये एंगल आप जो है नाप लेना। ये एंगल आपने नाप लिया। ठीक है, और जो ये दूरी है इसकी, ये दूरी पहले आपने इस मेथड से निकाल ही ली थी। ठीक है, तो एंगल पता चल गया और ये दूरी पता लग गई, तो अब डायमीटर लग जाएगी आराम से। तो अपन ये मेथड भी यूज करते हैं और ये सवालों में काम भी आता है। ठीक है, तो ये मेथड भी आप जल्दी से लिखिए। इसके बाद एक लास्ट मेथड और है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, जल्दी से इसे लिख लीजिए पहले। अब देखिए लास्ट मेथड मैं आप लोगों को बता दूं, फोर्थ मेथड, जिसके अंदर 4 मेथड को मैंने एक साथ मिक्स कर दिया है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, ये पहले आपने 9th में पढ़ा होगा, मैं अभी याद दिलाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, पहला मेथड है इको मेथड, दूसरा है सोनार, थर्ड है रडार और फोर्थ है लेजर। ठीक है, ये सारे मेथड आप लोग जानते हो, लेकिन अब ये सारे जो मेथड हैं, इन मेथड के अंदर देखिए फोर्थ मेथड में स्टार्ट कर रहा हूं। फोर्थ मेथड है आपका इको मेथड, सोनार मेथड, रडार मेथड और लेजर मेथड। ये चारों मेथड जो आपके हैं, ये चारों मेथड एक ही तरीके के हैं,
ठीक है। और ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, एक मेथड तो आपने पढ़ रखा है सोनार मेथड 9th क्लास में, ठीक है। अभी मैं आपको याद दिलाऊंगा तो आपको आसानी से याद आ जाएगा, ठीक है। तरीका सबका सेम है, ठीक है। तरीका क्या है मैं आपको समझा दूं, तरीका समझ लो एक बार में, ठीक है। पहले मैं आपको सोनार वाला ही समझाऊंगा जिससे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ करता था सोनार मेथड से, हम जो शिप हुआ करता था वो शिप कहाँ तैर रहा है, ऊपर सी लेवल ऊपर तैर रहा है, ठीक है, समुद्र पे तैर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, बॉटम, समुद्र का क्या है ये, बॉटम, ठीक है। अगर हमें ये डिस्टेंस नापनी है, ये वाली दूरी हम नापना चाहते हैं, बॉटम की दूरी नापना चाहते हैं, यानी जहां पानी भरा हो वहां से लेके समुद्र के तले तक की जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करना चाहते हैं, तो हम किससे मेजर करते थे, सोनार मेथड से मेजर करते थे। अब सोनार मेथड से कैसे मेजर करते थे, हम यहां से लाइट पहुंचाते थे, सॉरी लाइट नहीं, साउंड, सोनार ये वाली जो नेविगेशन रेडिएशन होती थी ये पहुंचाते थे अपन, ठीक है। नीचे जाएगी, ठीक है, ये चली गई यहाँ नीचे। अब जब ये नीचे जाएगी तो नीचे जाके वापस से लौट कर आएंगी, ठीक है। तो नीचे गई और वापस लौट कर आई, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, एस है, ये दूरी कितनी है, एस, ठीक है। तो ये जो गया था यहाँ पर, जो रडार गई थी हमारी, ये नीचे की तरफ जाकर वापस से जब ऊपर आई है तो कितनी कितनी बार चली है, 2 बार चली। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली इसने, 2s, ठीक है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 2s, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v, कितनी वेलोसिटी से गई थी ये नीचे, v वेलोसिटी से गई थी, ठीक है। और इसको जाने में कितना टाइम लगा था, t टाइम लगा था। तो हम 2 चीजें जानते हैं, हम वेलोसिटी जानते हैं क्योंकि प्रोड्यूस करने वाले हम ही, तो हम उसकी वेलोसिटी जानते हैं। और दूसरी चीज उसको नीचे जाके वापस लौट कर आने में, रिफ्लेक्ट होके वापस आने में कितना टाइम लगा, वो टाइम भी हम मेजर कर रहे हैं। यहां से सिग्नल पहुंचाया, गया और वापस ऊपर आया, ठीक है। तो कितना टाइम लगा वो टाइम भी हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमें पता है, तो हम उसकी हेल्प से इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, वेलोसिटी मुझे पता है और टाइम मुझे पता है, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर या वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का स्पीड बोला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर कितना होगा, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो अब यहां डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2s इक्वल्स टू स्पीड कितनी है v और टाइम कितना है t, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, s निकालना है। तो s बराबर कितना होगा, v इंटू टी अपॉन 2, ठीक है। ये मेथड आपको लगाना है, ठीक है। ये आपको पुराना मेथड मैंने याद दिलाया। अब चाहे वो इको हो, ठीक है। तो ये 2 मेथड में तो अपन साउंड की स्पीड लेते हैं, क्या लेते हैं, साउंड की स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड ले, या जो भी आप यूज कर रहे हो वो लो यहाँ पर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर ली जाती है, ठीक है। या जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको यहाँ पर लेनी है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आप वो इस्तेमाल करो यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ उसकी स्पीड आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ रडार और लेजर की बात चल रही है, ठीक है। तो रडार और लेजर के अंदर क्या सीन होता है समझा दूं। यहाँ पर बात होती है लाइट की स्पीड की, क्योंकि रडार में भी और लेजर के अंदर में भी क्या है, दोनों में ही लाइट इस्तेमाल की जाती है। तो लाइट की स्पीड तो वैसे भी हम जानते हैं, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब यहाँ लाइट इस्तेमाल की जा रही है तो लाइट के अंदर हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू, लाइट की जगह लिख दूंगा, लाइट की v की जगह लिख दूंगा c, और उसका टाइम हम मेजर कर लेंगे और अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेजर करेंगे। अब 1 मिनट में आपको बता दूं ये कैसे मेजर हुआ, ठीक है। देखो मेजर कैसे होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने दूरी है, ठीक है। अब ये दूरी मुझे नापनी है लेजर की हेल्प से, तो मैं लेजर लाइट जलाऊंगा, ठीक है। यहाँ से लेजर लाइट यूं गई और वापस से टकरा के मेरे पास आई, ठीक है। तो यहां से गई और टकरा के आई, उसके लिए जो टाइम लगा वो मैं मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रखूंगा पहले से ही, कि सिग्नल गया और सिग्नल रिसीव हुआ उसका टाइम मुझे पता लगे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अपन आंखों से तो देखेंगे नहीं कि लौट कर आ रही है, ठीक है। तो लाइट गई और वापस लौट कर आ गई, उसको हमने एक डिवाइस के द्वारा मेजर कर दिया, ठीक है भाई। एक तो होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। तो ट्रांसमिट करी और रिसीव हुई, तो इसमें कितना टाइम लगा वो टाइम कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसमिट करी, रिसीव हुई, वो वाला टाइम हमने नाप लिया। लाइट को हम ट्रेवल करा रहे हैं तो c हम जानते ही हैं, डिस्टेंस निकल जाएगा, मेथड यही वाला लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इको के अंदर हम साउंड की बात करेंगे,
सोनार के अंदर हम जो है अल्ट्रासोनिक साउंड की नो की बात करेंगे, अलग अलग चीजें जो भी इस्तेमाल करना चाहो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो 100 बात की एक बात है, फॉर्मूला ये है एक्चुअल, ठीक है। और असली फॉर्मूला कहूं तो वो ये है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये है असली फॉर्मूला। तो ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोग को समझ में हो गया होगा। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें फर्स्ट तो फाइंड करना है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें नीचे एक चीज दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है, यूज 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। और क्या क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 मिनट। ये मैंने कॉमा लगाया ना, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज नीचे फॉलो हो रही है, मैंने बार बार लिखी नहीं, ठीक है। और फिर थर्ड वाले में भी क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। अब किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में, रेडियंस में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं पहला वाला सोल्व कर रहा हूं। पहले वाले में क्या है, 1 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री को मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब कैसे करूंगा, ध्यान देना, ठीक है। हमें गिवन क्या है, गिवन है 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री को करना है रेडियन में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 डिग्री इंटू, ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, 360, 1 डिग्री इंटू 360 बराबर 2 पाई रेडियन। कोई हर्ज थोड़ी है, मैंने ऐसा लिख दिया, इस चीज को मैंने ऐसा लिख दिया, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू, अब 360 को मैं नीचे ले जाऊं तो 2 पाई अपॉन 360, ठीक है, रेडियन। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, काटा पीटी करूंगा, तो सॉल्व होकर मेरे पास आएगा 1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 45 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन। ये मेरे पास सॉल्व होकर आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए बात को आप लोग, यहाँ तक सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करा मैंने, यूनिटरी मेथड यूज करा है, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो सेकंड वाले पोर्शन में बोला है कि 1 मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है कि 60 मिनट इक्वल्स टू कितना है, 1 डिग्री। 60 मिनट इक्वल्स टू कितना है, 1 डिग्री, ठीक है। और मैंने अभी फाइंड करा है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 डिग्री की जगह 1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन, ये लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि 1 डिग्री किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 1 डिग्री मैंने इसके बराबर लिख दिया, तो 1 डिग्री इधर ये वाली वैल्यू के भी बराबर है और 1 डिग्री 60 मिनट के भी बराबर है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट इसके इक्वल है। तो 1 मिनट को मैं कैसे लिखूंगा, 1 मिनट इंटू 60 बराबर 1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन, ऐसा लिख दूं। तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 60 रेडियन, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2.91 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो ये आपका सेकेंड आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, ठीक है, लास्ट, वो मैं यहां कर देता हूं। तो थर्ड वाले में बोला कि सेकंड को आप रेडियंस में कन्वर्ट करो। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, 60 सेकंड इक्वल्स टू 1 मिनट गिवन है, ठीक है। और मैंने अभी 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करा है, रेडियन में कन्वर्ट करा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 मिनट इक्वल्स टू 2.91 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई हर्ज नहीं है। तो 1 सेकेंड इंटू 60 इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकता हूं 2.91 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना आएगा, 2.91 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 60 रेडियन, ठीक है। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 मिनट कितना आएगा इक्वल, मैं बता दूं आपको यहाँ पर 4.85 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रेडियन के बराबर आएगा। तो आपके पास ये आंसर आ चुके हैं, ये रहे तीनों आंसर, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, वो ये है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट कैसे हुआ, ठीक है। वो ऐसे हुआ कि मान लो ये एक एंगल है,
कितना डिग्री का, 1 डिग्री का एंगल है। तो मैंने इस 1 डिग्री के एंगल को कितने भागों में बांट दिया, 60 भागों में बांट दिया, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये एक पार्ट जो होगा ये कहलाएगा 1 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो ये 1 मिनट वाला पार्ट है, जो ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा पार्ट, ये इतना सा पार्ट, मैंने इसको भी कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड इस तरीके से कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये एक मोटी मोटी बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं जो पैरेलैक्स मेथड में बेस्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल 2.4 जो एनसीईआरटी पेज नंबर 19 पर गिवन है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूँ। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। जो सन की एंगुलर डायमीटर है वो कितनी है, 1920 सेकेंड, ठीक है। अब एंगुलर डायमीटर क्या होती है मैं भी बताऊंगा आपको। आगे लिखा है द डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10 की पावर 11। सन से लेकर अर्थ तक की दूरी को यहाँ कैपिटल डी बोला गया और वो कितना है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। समझ गए बात को। आगे बोला गया व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। सन की डायमीटर बताओ। सन की डायमीटर को हम स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है। सन की डायमीटर को हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल डी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझना। पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, सबसे पहले डायग्राम, ठीक है। मान लो ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, ठीक है। ये सन की डायमीटर हो जाएगी, सन की डायमीटर, इसे कह दूंगा डी, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। और सन की एंगुलर डायमीटर बोली गई है। एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या है कि जब मैं अगर अर्थ पे खड़ा होता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से अर्थ से मैं सन को, यहाँ से सन की जो ये डायमीटर से जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, मतलब मैं यहाँ खड़े होके सन की ये वाली साइड देख रहा हूँ एक बार, फिर इसको घुमाकर यहाँ पर देख रहा हूँ। मतलब ऐसा मान लो मैं टेलीस्कोप से देख रहा हूँ सपोज, ठीक है। टेलीस्कोप से देख रहा हूँ तो मैं सन की, ये मेरे सामने सन है, सन को मैं देखूंगा एक बार तो ऐसे, ठीक है। सन की एक साइड को, सपोज ये वाली साइड, सपोज ये वाली साइड को मैं देखूंगा इस तरीके से, ठीक है। देख लिया टेलीस्कोप से, समझ रहे हो बात को। फिर मैंने क्या करा, यहाँ से यूँ घुमाया और यूँ घुमा के इसकी दूसरी साइड देखी, ठीक है, दूसरी ये वाली साइड, समझ रहे हो बात को। तो मैंने क्या करा है, एंगल बनाया ना भाई। यहाँ से खड़े होके पहले तो मैंने इसको देखा और फिर इस टेलीस्कोप को घुमाकर मैंने ये देखा। समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल कहलाएगा आपका डायमीटर वाला एंगल या एंगुलर डायमीटर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ थीटा बोला है। समझ में आ गई होगी बात आप लोग को। एंगुलर डायमीटर क्या है और असली डायमीटर क्या है, ठीक है। आप लोग ये वाली डायमीटर तो जानते ही हो सब लोग, ठीक है, लेकिन एंगुलर डायमीटर नहीं जानते होंगे, तो वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। कोई भी लीनियर डिस्टेंस उसका एंगल एंगुलर डायमीटर कहलाएगा, एंगुलर कहलाएगा, मतलब एंगुलर डिस्टेंस कह दो। मिसाल के तौर पे जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ से चल के हम यहाँ पर यूँ आए, ठीक है, तो ये यहाँ से चल के यूँ आए तो ये तो डिस्टेंस h हो गई, लेकिन इस डिस्टेंस की एंगुलर डिस्टेंस क्या होगी, वो ये है। समझ में आ गई बात। एंगुलर डिस्टेंस ये होगी और ये क्या होगी, इसकी लीनियर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस होगी, लीनियर डिस्टेंस। तो ऐसे ही यहाँ पर डायमीटर तो क्या है, लीनियर डिस्टेंस है, और जितने एंगल पे घूम के डायमीटर बन रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, एंगुलर डायमीटर। यहाँ तक समझ में आ गई बात, सभी को आ गई होगी, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, थीटा मुझे कितना गिवन है, थीटा मुझे गिवन है 1920 सेकेंड, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूंगा, रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा सेकेंड को, ठीक है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। मैंने क्यों मल्टीप्लाई करा ऐसा 4.85 इंटू 10 की पावर -6 से, इसलिए करा है क्योंकि ये बात मैं जानता हूं, मैंने आप लोग को पीछे कराया है ये बात कि 1 सेकेंड के अंदर 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन होते हैं, ठीक है। हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ध्यान रखना, हम कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे अमूमन हम चीजों को किस में कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट के अंदर। आप कह सकते हो कि सर आपने यहाँ सेकंड को इसमें रेडियन में क्यों कन्वर्ट करा, तो भाई मैंने इसलिए करा है क्योंकि रेडियन एसआई यूनिट है और हम किस में काम करते हैं, एसआई सिस्टम के अंदर, तो इसलिए मैंने इस सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करा है। समझ में आ गई बात। अगर क्वेश्चन में आपके पास सेंटीमीटर में कुछ दे रखा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे मीटर में कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि मीटर एसआई सिस्टम है, ठीक है।
अगर कोई चीज ग्राम में है तो आप उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करो। हाँ वो बात अलग है, क्वेश्चन खुद कहते हैं नहीं आप तो ग्राम के अंदर ही फाइंड करो, तो फिर ग्राम में कर दो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको किस में कन्वर्ट करना है, एसआई के अंदर कन्वर्ट करना है। कर दिया भाई कन्वर्ट, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक और चीज दे रखी है, अर्थ से लेके सन तक की दूरी कैपिटल डी, अरे दे रखी है नहीं दे रखी, ये कैपिटल डी, ठीक है। ये दूरी मुझे कितनी गिवन है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, अरे याद है या नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, मैं यहां पर मुझे निकालना है ये आपके पास एंगल हो गया और ये आपके पास डिस्टेंस हो गई। तो क्या मैं कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं क्या, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस का, इसे मैं सेंटर मान लूंगा और इस वाली लंबाई को क्या मान लूंगा, आर्क। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि हम ज़्यादातर जो दूरियां होंगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम उस दूरी को किसका भाग मान लेंगे, इस पार्ट को किसका क्या मान लेंगे, एक सर्किल का पार्ट मान लेंगे, और सर्किल का पार्ट मान के इसे सेंटर मानेंगे, इसे आर्क मानेंगे और इसे रेडियस मान लेंगे, ठीक है। ज़्यादा दूरियों के अंदर, कम दूरियों के अंदर तो ऐसा नहीं करते अमूमन, लेकिन ज़्यादा दूरियों में ज़रूर करते हैं ऐसा। तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अब ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। तो मुझे निकालना क्या है, आर्क निकालनी है, क्योंकि डायमीटर ही तो आर्क है भैया। अगर किसी सर्किल का भाग होता, ठीक है, तो ये डायमीटर ही तो आर्क बनती, और ये क्या होगी कैपिटल डी, रेडियस, ठीक है, और थीटा क्या होगा उसका, एंगल, ठीक है। तो रेडियस सॉरी आर्क बराबर कितना होगा, एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। एंगल कितना है, एंगल है 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, इंटू, और रेडियस कितना है इसका रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पर कैपिटल डी है, लिख दूंगा मैं वैल्यू 1.496 इंटू 10 की पावर 11। समझ गए बात को। तो मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास वैल्यू आएगी 1.4 इंटू 10 की पावर 9, 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, यानी सन की जो डायमीटर होगी वो कितनी होगी, 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। आपके एनसीईआरटी में 1.39 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने राउंड ऑफ कर दिया उसे, मतलब एक तरीके से 1.4 कर दिया, 1.39 लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। आप लोग सोचोगे सर एनसीईआरटी में तो ये है, मैंने इसे 1.4 लिख दिया डायरेक्टली, जब भी तो अप्रॉक्सीमेटली लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। मेरा ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पैरेलैक्स मेथड में समझाया। और पैरेलैक्स मेथड कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ध्यान रखना आपको, ये फीड कर लेना दिमाग में, ठीक है। या तो कभी आपको ये निकालने को बोलेगा, या कभी ये निकालने को बोलेगा, या कभी ये निकालने को बोलेगा, और उसका मात्र एक ही फॉर्मूला लगेगा हमेशा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि हम लंबी दूरियों को एक सर्किल का भाग मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से आप लिख लो।